ओके, कुछ मोमेंटम स्टॉक्स को देखते हैं। एलगी इक्विपमेंट को देखिएगा आप, ये स्टॉक 612 के लेवल पे है, 6% का इजाफा है। इसमें क्या करेंगे? इसमें बहुत अच्छा वॉल्यूम आया है, शायद इसके रिजल्ट तो नहीं है कहीं आज। जिस हिसाब से इसमें वॉल्यूम आया है और प्राइस का एक्शन आज हुआ है, बहुत अच्छा इसने ब्रेकआउट लिया है 603 रुपए के ऊपर। अभी काउंटर 600 603 के आसपास आए तो 570 के स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं। टारगेट हम इसमें पहला रखेंगे 635 रुपए का, और उसके बाद फिर निकलता है तो हायर लेवल ओपन हो जाते हैं। ओके, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है, नाम नहीं लिखा उन्होंने, डिशमन कार्बोजेन या DCAL 500 एट द रेट ऑफ 198, क्या करना चाहिए? देखिए, मेक और ब्रेक लेवल है, रेंज छोटी होती चली जा रही है। पीनेट का जो पैटर्न है उसका ब्रेकआउट आ सकता है, लेकिन कब आएगा? 205 के ऊपर, उससे पहले नहीं आएगा। 205 के ऊपर निकलेगा तो मोमेंटम फास्ट आएगा, तब आप और भी ऐड कर सकते हो, या जो क्वांटिटी है उसे भी होल्ड करके रख सकते हो। अभी के लिए इसका स्टॉप लॉस बनेगा 185। ओके, गगन खेमका का सवाल है। वो पूछते हैं, मैडम मेरे पास मोती सन्स है 16 रुपए में, मगध शुगर है 513 में, और मार्क्सन्स है 310 में। प्लीज एडवाइस फॉर शॉर्ट टर्म। मोती सन्स में आज ब्रेकआउट है 16 रुपए 35 पैसे के ऊपर। इसको आप कंटिन्यू करें, होल्ड रख सकते हैं। 14 रुपए 20 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएंगे। हायर लेवल पर ये काउंटर आपको 17 रुपए से 18 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है, वहां प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। मार्क्सन्स 310 मार्क्सन्स फार्मा 325 रुपए चल रहा है। इसके अंदर भी अभी 2-3 दिन पहले बहुत अच्छी बाइंग आई, इसके रिजल्ट आए थे, और उसके बाद से काउंटर ने एक तरफा रैली दिखाई है। तो ये भी, अब कोई भी डिक्लाइन इस काउंटर के अंदर अपने को मिलता है, और वो लेवल होते हैं करीब 285 या 290, तो वहां भी फ्रेश ऐड भी किया जा सकता है, और यहाँ भी इसको होल्ड करके जा सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना चाहोगे तो अब थोड़ा दूर का बैठेगा, लेकिन मैं अभी वो सजेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि काउंटर बहुत स्ट्रॉन्ग है, अभी नीचे आता हुआ नहीं दिख रहा है ये। ओके, मगध शुगर और ऊपर ही जाएगा। मगध शुगर एट 513 जी, 513, इसमें भी इनको प्रॉफिट है ठीक ठाक। इसमें अगर आप चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 550 555 के लेवल मिले तो आप एक बार इसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तीनों ही स्टॉक्स में इनके अच्छा मुनाफा हो रहा है। अगला सवाल जो है, उन पे नाम नहीं लिखा। सुप्रिया लाइफ साइंसेज 35 एट द रेट ऑफ 650 एंड गुड लक इंडिया 20 एट द रेट ऑफ 1110, क्या करूं? 1 से 2 साल का व्यू है। सुप्रिया लाइफ साइंस आप एग्जिट कर लो। चार्ट स्ट्रक्चर काफी वीक है, तो किसी भी हायर लेवल पे आप एग्जिट कर लो। यहाँ भी करोगे तो भी कोई बात नहीं, दूसरे काउंटर में चले जाना। इसके नीचे सस्टेन करेगा तो इसमें गिरावट बढ़ेगी। इसमें ध्यान रखिए अपनी पोजीशन का। दूसरा क्या बताया था मैम? गुड लक इंडिया। गुड लक इंडिया 1316 रुपए का भाव है। इसने जो अभी सपोर्ट लिया है वो सपोर्ट है 1250 रुपए का सपोर्ट लेकर के काउंटर ऊपर चला है, तो होल्ड करके चल सकते हैं। 1250 का स्टॉप लॉस रखिए, और ऊपर में टारगेट आप इसका ले लीजिए 1440 रुपए। ओके, वेल्सपन लिविंग पे अगला सवाल है। ये भी अमीन अहमद का है। वो पूछते हैं, उनके पास 352 शेयर्स है जो उन्होंने 134 के भाव पे लिए हैं। क्या मैं आज प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊं? आज वेल्सपन लिविंग में अच्छे नतीजों के बाद एक अच्छा सर्च देखने को मिल रहा है, क्या करें? वेल्सपन लिविंग 167 का भाव चल रहा है। हाँ, आज से आप प्रॉफिट बुक करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ, पर हायर लेवल पर सस्टेन नहीं हुआ। ऑलमोस्ट इसमें डबल टॉप लग गया है 175 178 का। ओके, इसके ऊपर चलेगा तब इसके अंदर अब फ्रेश मोमेंटम आएगा। आप इसमें प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो एक बार बेटर है। ओके, विजय मकवाना जी का सवाल है। वो पूछते हैं, जीएमडीसी है उनके पास 645 में, और टाटा पावर है उनके पास 410 में। इन दोनों ही शेयर्स पे क्या करें? देखिए, जीएमडीसी तो अभी हमने बात की है, अगर 550 560 आए तो वहां ऐड कीजिए, और 600 610 पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। इनका भाव 640 रुपए का है, तो हायर लेवल है, जहां रेजिस्टेंस है उसके भी ऊपर है। तो हो सकता है आपको समय ज्यादा लगाना पड़े, या उसका इसमें एवरेजिंग करके अपनी कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। पर जब तक ये काउंटर 620-30 के ऊपर क्लोजिंग पर सस्टेन नहीं करेगा ना, तब तक कोई बड़ा मूव नहीं देगा। बहुत लोग इसमें फंसे हुए हैं,
तो लोअर लेवल पे ऐड कीजिए और अपने 610 के आसपास प्रॉफिट बुक कीजिए। इस तरीके से में ट्रेड करेंगे तो आपकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। दूसरा ओके, टाटा स्टील। दूसरा सर आप याद नहीं रखेंगे तो मैं, तो मेरे स्टॉक, मेरे तो सारी मैसेजेस भाग जाती हैं। मैं भी एक्चुअली ओके। दूसरा था, सॉरी, आई थिंक टाटा पावर। मेरे प्रोड्यूसर्स याद रख रहे हैं। टाटा पावर जी, देखिए 385 ये भी रेंज में चल रहा है, पर इसको होल्ड करके रखिए, इसमें ब्रेकआउट आ सकता है। 390 392 के ऊपर की क्लोजिंग फिर से इसको 420 की तरफ ले जाएगी। यस, होल्ड करके रख सकते हैं, मोमेंटम बन सकता है इसमें। ओके, सुजीत का सवाल है, वो पूछते हैं सुप्रजीत इंजीनियरिंग में एंट्री प्राइस है उनका 499 का, टारगेट क्या हो सकता है? 499 पे आपने लिया तो आपके लिए पहला टारगेट होगा इसमें 535 का, और 535 अगर सरपास हो गया तो फिर ये आपको ये जाता हुआ दिखेगा 630 रुपए। तो ये दो टारगेट के लिए आप होल्ड करके रख सकते हैं। चार्ट पैटर्न काफी स्ट्रांग है, रिट्रेसमेंट पे नीचे मिल सकता है, पर होल्ड कीजिए, कंटिन्यू टू होल्ड। ओके, सुजीत मंडल का सवाल है, वो पूछते हैं, नहीं सॉरी, हार्दिक कपूर का सवाल है, वो पूछते हैं HDFC बैंक है 725 में खरीदा है और जियो फाइनेंशियल 258 में खरीदा है, सजेस्ट करिएगा मिड टर्म या मीडियम टर्म स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? देखिए HDFC बैंक जिस लेवल पे खड़ा है, एक बाउंस की तैयारी कर रहा है। अब कोई ट्रिगर आएगा, कोई न्यूज आएगी, क्या आएगा, लेकिन एक बाउंस यहाँ से बनेगा। और जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 770 780 तक के लेवल HDFC बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तो इसको अभी आप होल्ड करके रखिए, आपकी बाइंग बिल्कुल इसी लेवल पे है। आपने रिसेंटली आजकल में ही खरीदा है, करेक्ट। तो होल्ड करके रखें, बिल्कुल चलेगा। और दूसरा आपने बोला जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस में देखिए 265 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग आने के बाद ये काउंटर पे 300 रुपए के रास्ते खुल जाते हैं। तो डिक्लाइन पर ये काउंटर आपको 230-35 रुपए मिले तो वहां पे ऐड करना है कि अब जिस तरह से इसका बेस बन चुका है, नहीं लग रहा है काउंटर 230-225 को ब्रेक करेगा। तो लोअर लेवल पे लीजिए, 260-62 के आसपास प्रॉफिट बुक कीजिए, 265 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए तो फिर से फ्रेश पोजीशन बना लीजिए। ओके, रंजीत यादव का सवाल है, ज्योति स्ट्रक्चर्स बाइंग प्राइस है 21 रुपीज 31 पैसा, क्या करूं? देखिए रिजल्ट अच्छे आए थे, रिजल्ट आने के बाद काउंटर एक दिन चला, लेकिन हायर लेवल से फिर से सेलिंग आ गई और अभी अपने रिसेंट लो को ब्रेक करने जा रहा है जो 10 रुपए 50 पैसे है। तो देखिए काउंटर वीक है, डिक्लाइन इसमें बढ़ सकती है। तो अगर आप एग्जिट तो अब ले नहीं पाएंगे, वैसे भी आधा हो चुका है, तो आप उम्मीद लगा के चलिए अगर ये 11-12 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देगा तब इसके अंदर मोमेंटम बनेगा और वो मोमेंटम इसको 15 से 17 रुपए तक ले जा सकता है। पर वहां फिर आप एग्जिट करने की सोचेगा जहां पे आप लॉस कम पे आप निकल पाए। ओके, सीमा खेमानी का सवाल है, वो कहते हैं उनके पास PGEL के शेयर है जो उन्होंने 601 के भाव पे लिए हैं और ग्रीन प्लाई 282 में लिया है। व्हाट शुड आई डू फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म? 550 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके चलें। PGEL बेस बन गया है, चार्ट सेटअप पॉजिटिव है, हायर हाई हायर लो लगा रहा है, तो ये और आपको ऊपर के दायरे दिखा देगा। बस 550 का एक स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए। ओके, ग्रीन प्लाई? ग्रीन प्लाई 282 का भाव है, इसका चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है लेकिन सपोर्ट के आसपास है। डाउन साइड शायद 260 255 से ज्यादा नहीं होगी। लोअर लेवल मिलते हैं तो वहां ऐड कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी होल्ड करके बैठे हैं तो कम से कम आप इसमें 310 रुपए का वेट करें, वहां आपको मिलता है तो बुक कर लीजिए प्रॉफिट। ओके, अगला सवाल है शिवम राज, अशोक लेलैंड में क्या करना चाहिए? अशोक लेलैंड के आज नतीजे भी हैं, इस स्टॉक में क्या करें? 175 चल रहा है। देखिए आप इसको एक्यूमुलेशन के जोन में रखिए, 175 रुपए से लेकर 155 रुपए, इस जोन में अशोक लेलैंड को आप ऐड करते रहिए ग्रेजुअली। टारगेट आप रखिए 195 से 220 रुपए का। लॉन्ग टर्म के लिए मैं अशोक लेलैंड और टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल दोनों पे मैं काफी बुलिश हूँ। बहुत अच्छे मूव देखने को मिलेंगे। ओके, तो अब दो स्टॉक्स आपको मिल गए सर की तरफ से, एक अशोक लेलैंड और टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल्स जो उनको काफी पसंद है फॉर लॉन्ग टर्म। मुकेश जी पूछते हैं एंजल 1 में अभी क्या करना चाहिए? अभी क्या करना चाहिए? 275 रुपए का स्टॉप लॉस लगा करके लॉन्ग बनाना चाहो तो बना सकते हो, क्योंकि सपोर्ट के आसपास आया है। इसलिए बॉटम फिशिंग के लिए आपको मैं लेवल दे रहा हूं
अदरवाइज यहाँ ट्रेड नहीं बनता है। आपको लगता है कि सपोर्ट से घूम जाएगा तो 275 का स्टॉप लॉस, 275 के नीचे क्लोज हुआ तो फिर बड़ी गिरावट इसमें भी ओपन हो जाएगी। ओके, सुखमीत सिंह का सवाल है, वो बोलते हैं उनके पास टेक्नो इलेक्ट्रिक के शेयर्स है, 1056 की खरीद है उनके पास। शुड आई ऐड मोर? क्या वो करंट लेवल्स पे और ऐड कर सकते हैं? नहीं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए और 5 से 6% का वेट कर लो। 900 880 के आसपास मिले तब ऐड करना, क्योंकि देखिए एवरेजिंग वहां की जाए जहां पे काउंटर में आपको दिखे कि स्ट्रेंथ है और वो सपोर्ट के आसपास आ गया है। ये काउंटर अपना सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, तो अभी ऐड करेंगे तो यहाँ से और 5-10% गिर जाएगा, फिर आप वहां ऐड करने की सोचेंगे तो ऐसा कितना ही आप ऐड कर पाएंगे ना, तो बार बार ऐड नहीं कर सकेंगे। या तो हायर लेवल पे ऐड कीजिए जब ये अपने ट्रेंड को चेंज करे, और वो ट्रेंड चेंज करेगा 1120 रुपए के ऊपर, वो काफी दूर है, नहीं तो आप इसको 900 के आसपास ऐड करें। ओके, प्रकाश जी का सवाल है, पूछते हैं थायरोनॉम ही होना चाहिए, थायरोकेयर, सॉरी थायरोकोर लिखा है, थायरोकेयर में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? यस, थायरोकेयर में एंट्री कर सकते हैं। कल एक ब्लॉक डील भी हुई थी, उसका इम्पैक्ट हमने देखा, काउंटर नीचे 594 तक गया, जो कि 600 और 580 की जो इसकी बाइंग जोन थी, बिल्कुल वही इसने लेवल टच किया है, तो बिल्कुल लिया जा सकता है। नजरिया लंबा रखिएगा, ठीक ठाक आपको मुनाफा मिल जाएगा। ओके, यमीन जी हमें पूछते हैं कि उन्होंने वेलस्पिन लिविंग में प्रॉफिट बुक कर लिया है, अब वो प्रॉफिट बुक करके जो मुनाफा उन्हें मिल रहा है, क्या वो सीजी पावर में 3 साल के लिए पैसा लगा ले? 3 साल के लिए सीजी पावर लगाया जा सकता है। अभी 888 चल रहा है, पर आप अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करके चलना कि अगर ये काउंटर लोअर लेवल में 700 तक के भी लेवल दिखा दे तो फिर आपको उसमें पैनिक नहीं करना, थोड़ा सा वहां पे ऐड कर लेना, बिल्कुल लिया जा सकता है। ओके, समर राय का सवाल है, वो पूछते हैं उन्होंने गॉडियम आईवीएफ के शेयर खरीदे हैं 150 पे के लेवल पे लॉन्ग टर्म के लिए 3 साल के लिए, तो क्या सही किया है या गलत? मैम देखिए, ये काउंटर ना, इस पे बहुत सारे एनालिस्ट बुलिश हैं, और मतलब स्टोरी यही है कि भाई एकमात्र ऐसी कंपनी है इस सेक्टर में जो काम कर रही है, और ये सर्किट टू सर्किट चलता है। करेक्ट। अब देखेंगे 90-100 रुपए से चल रहा गया, वो ऊपर में फिर 160 तक गया, अब फिर लोअर सर्किट लगाता वो नीचे आ रहा है, तो मुझे लग रहा है इसके अंदर कुछ तो फिशी है। अगर आपको लेना है ना तो फिर आप 100 रुपए के आसपास लेना, वो आपके लिए सेफ लेवल होगा। 150 के आसपास तो खरीद रखा है इन्होंने, 100 पे ऐड कर लेना दोबारा, फिर 125-30 आएगा तो आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। करेक्ट। अगला सवाल जो है वो एमआरपीएल पे है, बाई प्राइस इज 174, क्या करना है? देखिए, इसमें भी बहुत ज्यादा ना लोगों का पैसा बनता नहीं है। एक्चुअली इसमें लोग 170, 75, 80 पे ऐड करते हैं। जब ये 150, 140 पे मिलता है तब कोई लेता नहीं है, क्योंकि तब ये मूव नहीं कर रहा होता, तब किसी के रडार पे नहीं आता। फिर जब मोमेंटम आता है तब इसमें लोग ऐड करते हैं। तो अब 174 पे आपने लिया हुआ है तो ठीक है, आप होल्ड करके रखो। 160, 165 का बहुत अच्छा सपोर्ट है। ऊपर के अंदर वापस ये काउंटर जब 185 रुपए निकालेगा तब 200 रुपए तक भी चला जाएगा, तो वहां प्रॉफिट बुक कर लेना, लॉन्ग टर्म रखने वाली चीज नहीं है। ओके, रंजीत जी पूछते हैं थिरुमलाई केमिकल्स में बाइंग प्राइस है 169 रुपीज 82 पैसा, इसमें क्या करूं? तिरुमलाई केमिकल 162, देखिए इसे सपोर्ट के आसपास है, या कह सकते हैं ब्रेकडाउन लेवल के आसपास है। 155, 150 के नीचे गया तो काउंटर काफी वीक हो जाएगा। आपकी भाव आपका 162 है, अगर यहाँ से उम्मीद है रिवर्सल आया तो 170, 175 के भाव मिलेंगे, तो एक बार वहां प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि जिस तरह से चार्ट सेटअप बना है बहुत बड़ी अपसाइड अभी यहाँ से बनना मुश्किल है। एक सवाल है नरसलम जी का, वो पूछते हैं कि जहाँ पे डिलीवरी बेस्ड बाइंग ज़्यादा होती है, डिलीवरी बेस्ड, क्या उन स्टॉक्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए एफएनओ स्पेस में? देखिए, एफएनओ के अंदर डिलीवरी कैसे लोगे वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अगर वो ये कह सकते हैं कि जो एफएनओ के काउंटर है उनके कैश वाले सेगमेंट में अगर डिलीवरी है तो डिलीवरी, या जो एफएनओ में 250 काउंटर्स है उनके अगर कैश में डिलीवरी इज गुड, सो क्या वो एक पॉजिटिव सिग्नल होता है उस स्टॉक के लिए? होता है, लेकिन वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है।
क्योंकि जो लोग कैश में डिलीवरी उठा रहे हैं वो F&O में तो ले नहीं रहे हैं। F&O के प्लेयर्स दूसरे होते हैं, उनका काम ज्यादातर होता है कि वो राइटर होते हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं। तो वो देखते हैं आज ये काउंटर चल गया तो उसकी कॉल भेज दी ऊपर की या फ्यूचर भेज दिया हेज करने के लिए, तो इसलिए F&O काउंटर ना वो वन वे बहुत बड़ी रैली दिखा नहीं पाते हैं। अगर आप डिलीवरी बेस को ट्रैक कर रहे हैं तो आप कैश वाले सेगमेंट में देखिए, जो स्टॉक F&O में नहीं है वहां अगर किसी स्टॉक की डिलीवरी उठ रही है 70% 75%, तो एक आपको आइडिया मिलता है कि ये काउंटर आने वाले समय में बढ़िया रिटर्न देगा। पर यस, अगर F&O में शॉर्ट टर्म कर रहे हैं तो डिलीवरी बिल्कुल काम करेगी। चलिए, आपके रडार पे कौन से शेयर है? जी मैम, एक काउंटर है GMM फॉडलर। ये मुझे लग रहा है इसने अपना बॉटम बना लिया। अब ये वापस 800 850 की जो उसका जोन था जहां इसने लोअर लेवल लगाए थे, इनफैक्ट 735 का, वो वापस तो नहीं आएगा। कुछ समय पहले इसमें वॉल्यूम भी आ गया है और जो इंडिकेटर जिस तरीके से इसके बन रहे हैं ना, ये बहुत समय के बाद, मैं कहूंगा सालों के बाद इस तरीके का चार्ट सेटअप बन के आया है। तो अगर किसी का नजरिया लंबा है तो बिल्कुल इसको देखा जा सकता है। और इसी के साथ एक दूसरा काउंटर है बाटा। बाटा के अंदर भी जो लोअर लेवल्स है ना, अब वो नहीं आएंगे। अब वो बाटा भी 1000 रुपए के ऊपर जाने को रेडी हो रहा है। पर रुलाया भी बहुत है स्टॉक ने चला ही नहीं बिल्कुल, नतीजों के बाद थोड़ा मोमेंटम आया है। मैम चला नहीं वो एक अलग इशू है, ऊपर से गिरा बहुत है। अगर तो रेंज में रहता नहीं चला तो समझ में आता है। मतलब 2000-2500 वाला काउंटर गिर गिर के 600 रुपए आ गया। करेक्ट। और अब वो साइडवेज हो रहा है। लेकिन देखिए, आपको अभी मालूम होगा कि कंपनी का जो मैनेजमेंट में चेंज हुआ है, MD CEO चेंज हुए हैं ना, वो नए लेकर के आए हैं जी। तो वो एक्चुअली वो आए हैं ज़ारा से और नाइकी से, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि वो कंपनी को रिवाइव करने के लिए जाने जाते हैं। ओके। तो अब आने वाले क्वार्टर्स के अंदर अपने को बाटा पे फोकस करना पड़ेगा, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस तरह का उनका ट्रैक है वो इसको रिवाइव कर देंगे और क्वार्टर नंबर अच्छे आएंगे। तो बाटा में जो लोअर लेवल बन गए हैं अब वो दोबारा तो हिट नहीं होने चाहिए। आप यहाँ लो, किसी भी डिक्लाइन पे लो। पहला टारगेट 1000 के ऊपर का, और वैसे ही GMM फॉडलर पहला टारगेट 1200 के ऊपर का। इसको डिलीवरी में लेके रखना चाहिए इन दोनों काउंटर। चलिए राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डिस्क्लेमर, जिन भी स्टॉक्स पे बात की है पर्सनल कोई होल्डिंग नहीं है। क्लाइंट्स को सेम लाइन पे एडवाइस किया गया है, तो उनके पास पोजीशन हो सकती है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। MTF